नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। वक्त तो चला है बड़ी बहस का। दतिया उपचुनाव के शय और मात के खेल की बिसात बिछ चुकी है। राजा भी तैयार है, सेनापतियों के पीछे पैदल सेना यानी कार्यकर्ता भी तैयार है, और वजीर यानी प्रत्याशी भी आज पूरी तरह से नामांकन के बाद कमर कस चुके हैं। ये शय और मात का खेल सियासी तौर पर कितना अहम है, इस बात से समझा जा सकता है कि आज नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने पूरे दलबल के साथ दतिया में पहुंची। ये केवल एक उपचुनाव तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सवाल साख का भी है, और सवाल अगले साल ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के चुनाव का भी है। यही कारण है कि 2 दिन पहले बीजेपी में मचे घमासान के मद्देनजर पहले ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ कई मंत्री और संगठन ने पहले ही दतिया में डेरा डाला था। तो वहीं नामांकन के दौरान आशुतोष तिवारी को एक तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मजबूत करते नजर आए, तो जिन नरोत्तम के समर्थन में दतिया 2 दिन पहले जला, वो नरोत्तम मिश्रा आशुतोष की दूसरी बाह मजबूत करते मंच पर भावुक होते दिखे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की नामांकन रैली के पहले जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने दतिया में पार्टी के सेनापतियों को एकजुट रहने की ताकीद की है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के उलटफेर के बाद कांग्रेस ने 3 डमी कैंडिडेट मैदान में उतार दिए। के विकास के लिए आज तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से अब 1 और 1 11 नहीं, हमारे आशुतोष तिवारी तो है ही, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी भी हैं और मोहन यादव जो आपके साथ सरकार के साथ खड़े देंगे। ये 111 मिलकर रहने वाले हैं। हम सब मिलकर के पूरा मंच जब बात कर रहे तो जोरदार तरीके से अपना प्रकटीकरण होना चाहिए। आज आपके बीच आगाज हुआ है, अंदाज का रिजल्ट भी अभी जैसा ही होना चाहिए। नरोत्तम जी, आपके नेतृत्व में यह आपका छोटा भाई यह चुनाव लड़ने आया है और ये आपके सुपुर्द करते हैं। आपके साथ हमारी पूरी पार्टी, अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक, हम सब मिल जाए। हमारी सरकार बचे हुए टाइम में विकास को नई ऊंचाई तक ले जाएगी नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में और आशुतोष तिवारी जी के संसदीय विधायकी कार्यकाल में। देखिए, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव होता है, लेकिन चुनाव पूरी तरह कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। और पूरी रणनीति के तहत हमने रणनीति जो बनाई है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट जनता को देना नहीं देना ये दतिया की जनता तय करेगी। लेकिन दतिया की जनता ने जिस प्रकार से जुल्म सहे और किसान जिस प्रकार से परेशान है, और लेकिन मैं समझता हूं कि कभी आपने ध्यान नहीं दिया, तो इस बात का सबका प्रतिशोध के रूप में जनता तो दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन हो गया है। आपको बता दें, नामांकन के अंतिम दिन पर्चे भरे गए हैं। कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए हैं। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पर्चे भरे गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पर्चा भरा है। आशुतोष तिवारी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मजबूत करते नजर आए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। मंच पर नरोत्तम मिश्रा भावुक नजर आए हैं। तो दतिया उपचुनाव पर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। आज अलग अलग प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया है। इसी मुद्दे पर आज की ये बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं मोहित गर्ग जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता है प्रवीण धौलपुर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शुरुआत करूंगी मैं मोहित जी आपके साथ। सर, 2 दिन पहले जिस नाराजगी की चर्चा थी, क्या अब वे पूरी तरह खत्म हो गई है? देखिए, आज जैसा आपने दतिया में मंच पर देखा होगा, पार्टी पूरी एकजुटता के साथ मंच पर आपने सभी वरिष्ठ नेताओं को सबको देखा। और जहां तक जो एक त्वरित आक्रोश था कार्यकर्ताओं में, आपने शुरू से अभी तक देखा होगा कि नरोत्तम जी का स्टैंड हमेशा रहा
कि हमें जो भी बात करनी है पार्टी फोरम पे करनी है। ये जो आक्रोश था कार्यकर्ताओं का, उन्होंने उसको कभी भी समर्थन नहीं किया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए समझाया कि हमें पार्टी फोरम पर अपना जो मत है वो रखना है, और उसके चलते नरोत्तम जी भोपाल में भी वरिष्ठ नेताओं से मिले, दिल्ली में भी मिले। और आज आपने देखा कि किस मजबूती के साथ सभी पार्टी के नेता वरिष्ठगण मंच पर थे। और जहां तक नरोत्तम जी की बात है, नरोत्तम जी ने मंच से खुले तौर पर यह कहा कि मैं हर द्वार पे जाऊंगा, सबके माथे हर द्वार पर माथा टेकूंगा, गांव गांव जाऊंगा और निश्चित तौर पर आशुतोष जी को जिताऊंगा। और वही मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा करी कि नरोत्तम जी के नेतृत्व में सभी पार्टी जन इस चुनाव को जीतने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। बिल्कुल। प्रवीण जी, आपके पास आऊंगी मैं। इस दतिया उपचुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी आश्वस्त है? देखिए, निश्चित रूप से पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी को पूरा मैंडेट मिला था, और दतिया की जो जनता है, पूर्व में नरोत्तम मिश्रा जी का जो अहंकार था, जो बाहुबल था, वो जनता ने देखा है। तो इसी वजह से दतिया की पूर्व में जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था, और इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस को मैंडेट दतिया की जनता देगी, क्योंकि दतिया की जनता यह देख रही है कि प्रदेश में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के पास दतिया को लेकर कोई निश्चित रूप से कोई रोड मैप नहीं है। वहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो सड़क की है, बिजली की है, पानी की है, और सबसे बड़ा जो कारण है वहां युवाओं के रोजगार का है। आज वो युवा जो भटक रहा है और जो वो जुमलेबाजी देख रहा है, क्योंकि 22 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की शासन में है। जो जुमलों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, जनता जानती है कि जो उनको मिलना है वो कांग्रेस विधायक चुनने के बाद ही मिलना है। और जिस तरह का अभी घटनाक्रम पूरे देश ने और प्रदेश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और संगठन किस तरह से दो फाड़ हुए थे, पूरे प्रदेश को शर्मसार किया इस घटनाक्रम ने। जो अनुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, वो अब रोड पे दिखने लगी है। और उन्हीं के नेता आज एक मंच पे ये बोलते हैं कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। भैया, वो तो एक दूसरे को निपटाने के लिए काम कर रहे हैं। आप निश्चित रहे, पूरी मजबूती से आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में वहां की जनता वहां के कुंवर को जिताएगी और वहां उनको विधायक बना के मध्य प्रदेश की विधानसभा भेजेगी। ठीक है मोहित जी, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं योगी राज जी के पास जाऊंगी। नेता जिस बात को कर रहे हैं जी प्रवीण जी का कहना है कि ठीक है, प्रवीण जी पार्टी जुमलों की राजनीति करती है। पर प्रवीण जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की राजनीति करती है। कोई भी पार्टी देश में या प्रदेश में अगर जुमलों की राजनीति करेगी तो देश की जनता इतनी समझदार और होशियार है कि वो एक बार की जगह 2 बार आपको मौका दे देगी, तीसरी बार आपको नहीं मौका देगी। हमारी सरकार कितने साल से चल रही है? ये विकास का रोड मैप के चलते ही सरकार। जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया है, एक भी जवाब नहीं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। देश की जनता 2 करोड़ रोजगार ढूंढ रही है। देश प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं चलता। आप देखिए देश की स्थिति 2014 में क्या थी। ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी मैं, पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लूं जरा। योगी राज जी, आपके पास आऊंगी मैं। ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी। योगी राज जी, मुख्यमंत्री की डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी थी, नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता की अगर बात कर ली जाए, इन दोनों की मौजूदगी और सक्रियता का क्या राजनीतिक संदेश निकल रहा है? देखिए, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश तो की है बीजेपी ने, और दतिया का चुनाव इस समय बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव बन गया है। और वो इस मायने में मैं बोल रहा हूँ, मेरी आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दतिया का चुनाव इसलिए इंटरेस्टिंग बन गया है कि इस चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब पूरी की पूरी जो प्रतिष्ठा लगी हुई है वो बीजेपी की लगी हुई है, और मुख्यमंत्री से लेके तो निचले स्तर के कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस यदि इसको लूज करती है तो उनको कोई बहुत बड़ा भारी नुकसान नहीं होगा, लेकिन कल्पना कीजिए यदि ये चुनाव बीजेपी हार गई तो बीजेपी के क्या हाल होंगे। इसलिए ये चुनाव कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, बीजेपी की साख का सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार नरोत्तम मिश्रा जी को केंद्र में रखते हैं, मुख्यमंत्री जी को केंद्र में रखते हैं, तो नरोत्तम मिश्रा जी का तो पिछले बार ही खेल खत्म हो गया। दूसरी बात है कि हम जनता को अभी भी मन में नहीं रख रहे।
आप नरोत्तम मिश्रा के लोगों को ध्यान रख सकते हैं, बीजेपी के लोगों को ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन जनता के मन में, दतिया की जनता के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि आने वाला जो 2.5 साल, उनके पास तो केवल 2.5 साल है। इन 2.5 सालों में बीजेपी दतिया में ऐसा क्या चमन खिला देगी, ऐसा क्या गुल खिला देगी कि वहां बिल्कुल उसका जो आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। तो ये 2.5 साल का जो चुनाव है वो न्यूट्रल चुनाव है जनता की दृष्टि से। जनता का दिल दिमाग बड़ा मायने रखेगा। लेकिन मैं बार बार इस बात में कह रहा हूं कि यदि बीजेपी यहां से हार गई तो मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, हेमंत खंडेलवाल और समूची बीजेपी की के प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए कांग्रेस के लिए ये बड़ा थोड़ा आनंददायक विषय भी हो सकता है। और एक और महत्वपूर्ण इस चुनाव को लेकर है जी कि दोनों ने नए कैंडिडेट दिए हो। ये एक अच्छी बात है। कांग्रेस के कैंडिडेट भी नए हैं और बीजेपी के कैंडिडेट भी नए हैं। तो जो एक तरह से जो सेबोटेज की जो कभी कभी जो संभावनाएं बनती हैं वो एक तरह से खत्म हो गई हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पर है चुनाव। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये किस करवट बैठता है। बिल्कुल। मोहित जी, जैसा कि योगी राज्य कह रहे हैं, क्या दतिया का चुनाव अब बीजेपी के लिए सचमुच प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है? देखिए, हम कोई भी चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर नहीं लड़ते। हम हर चुनाव, चाहे वो आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, पूरी तैयारी से लड़ते हैं और पूरी ताकत से लड़ते हैं। हमेशा इसलिए कहा, आपने सुना होगा, विपक्षी दल हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 डेज इलेक्शन मोड में रहती है। तो इलेक्शन मोड में इसलिए रहती है कि हमारी तैयारी इतनी मजबूत होती है। हमारे पास एक एक बूथ, एक एक पेज, एक एक पन्ना, हर आदमी का, हर व्यक्ति का डेटा होता है और उस पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो वार्ड में और बूथ पर हमेशा 365 दिन काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय एक्शन मोड में आती है, उसका रिजल्ट हमेशा उनके सामने रहता है। तो सवाल यह है कि हमारे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न की बात है। हमारे लिए तो हर चुनाव इतना इंपॉर्टेंट, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, उप सरपंच का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, विधायक है, सांसद का चुनाव, हम उतनी ही तैयारी से लड़ते हैं और उतनी शिद्दत से लड़ते हैं। ठीक है प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। और सवाल साथ में मेरा ये भी है कि राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को डमी कैंडिडेट उतारने की रणनीति क्यों अपनानी पड़ी है? देखिए, मेरे एक मित्र ने अभी सवाल किया था कि 365 दिन ये लोग तैयारी में रहते हैं। तो बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव हुआ था पूर्व में, जिसमें वहां पर बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को हराया था राजन भारती जी ने, तो तैयारी तो आपकी वो दिख गई थी कि। और दूसरा, दतिया की जनता के मन में जो था वो फैसला जनता ने कांग्रेस के साथ किया था, भाजपा के साथ नहीं गई थी वो मैंडेट में। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो प्रश्न है डमी कैंडिडेट को लेकर, लौटूंगी मोहित जी। जिस तैयारी की बात जिस तैयारी की बात अभी ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कर रहे थे, ये प्लान ए और बी पे काम करते हैं। और अभी पूरे देश ने देखा है कि किस तरह राज्यसभा के ऊपर इन्होंने किस तरह के छल और बल की राजनीति करी है, किस तरह से मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन था उसको निरस्त करा है। आनंद फानंद में किस तरह रात में 12 बजे में इसी दतिया सीट के जो राजन भारती जी हैं उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी होता है, ये पूरा देश जानता है। इसलिए दो जो डमी कैंडिडेट हैं कांग्रेस ने तैयारी से उतारा है। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो चुनाव है दतिया का, ये हमारे लिए कोने मान को पाने को नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी कैबिनेट, पूरे प्रदेश के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब लोग लग गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि साख का प्रश्न किसका है। लेकिन वहां की जो जनता है वो पहले भी जनमत कांग्रेस को दे चुकी है, अभी भी निश्चित रूप से जनमत कांग्रेस को देगी। लेकिन जनता पूछ रही है कि जो उससे पहले के जो वादे हैं उनका हिसाब उनको कब मिलेगा। जो पूर्व में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार उन सभाओं में जाके सभाएं करके, शक्ति प्रदर्शन करके उनकी बोली वाली जनता को चलते रहे, तो उनका इस जुमलों का, उन वादों का जनता हिसाब पूछ रही है। चुनाव जीतने के जो मुद्दे हैं वो है सड़क है, रोजगार है, बिजली के, पेयजल समस्या के, वो जनता जानना चाहती है। जो कानून व्यवस्था के हैं, जो आपने देखा होगा 2 दिन पहले किस तरह से एक नेता के कार्यकर्ताओं ने पूरी भारतीय जनता पार्टी दतिया ने लॉ एंड ऑर्डर किस तरह बिगाड़ा था वहां पर, पूरे प्रदेश ने देखा है। स्वयं जो मुख्यमंत्री है वही गृह मंत्री है, वो तक उस लॉ एंड ऑर्डर को सुधार नहीं पाए और खामियाजा वहां के बोली वाली जनता ने देखा। 11 घंटे तक वहां के पूरे रोड जाम रहा है, पूरे आवागमन के साधन बंद रहे, बीमार लोग परेशान होते रहे, यात्री परेशान होते रहे, व्यापारी परेशान होते रहे।
सैकड़ों किलोमीटर का जाम लग गया था। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मध्य प्रदेश ठीक की है है। मोहित जी, लेकिन एक जो छोटा सा अंतिम जवाब फैसला होता मैं है, योगी वो राज जी के जनता पास करती जाऊंगी। है, शाइन ठीक है लगा प्रवीण के। जी, ठीक, मोहित जी एक छोटा सा जवाब। प्रवीण जी ने अभी कहा कि हम जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। जीतू पटवारी जी स्वयं का तो विधानसभा चुनाव हार गए। जो व्यक्ति मोहित स्वयं जी, का चुनाव अपनी विधानसभा क्षेत्र से नहीं मोहित जीत जी, पाया, मोहित जी, वो अपने क्षेत्र से 500 पटवारी किलोमीटर जी दूर जाकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आपको अभी 30 तारीख को जनता बता देगी। जनता बिल्कुल, बिल्कुल, अहंकार, ये बिल्कुल। सत्ता अहंकार से नहीं चलती है। ठीक है और प्रवीण एक जी, चीज और ठीक है। बता दूं यही से आपको होता है प्रवीण जी, लोकतंत्र जो में। आपकी परंपरा है 30 साल साथ, देखिए चुनाव के दो पहलू होते हैं। एक तो जो चुनाव का पहले जो कैंपेनिंग होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है 30 तारीख, जैसे चुनाव जिस दिन वोट पोलिंग होती है। कांग्रेस की परंपरा रही है पोलिंग बूथ वाले दिन, पोलिंग वाले दिन आप देखिएगा कांग्रेस के अधिकांशतः पोलिंग बूथ पर आपको कांग्रेस के एजेंट नहीं मिलेंगे, या जो बाहर टेबल लगा के लोग बैठते हैं, जो मतदाताओं को सहयोग करते हैं, वो गायब हो जाते हैं। 10 बजे 11 बजे तो दिखते हैं, 2 बजे के पहले वो अभी निकल जाते हैं, तो उनको पता है कि रिजल्ट क्या होना है। वो तो ये अभी 70% मोहित चुनाव जी, 30 तारीख को होता है। उस दिन आपको मोहित पता चल जी, जाएगा 30 तारीख को, रिजल्ट तो 3 को आएगा कि चुनाव थोड़ा कौन जीतने जा सतर्क रहा है। रहिएगा। हम्म, हर ठीक बूथ है पर सतर्क प्रवीण जी, ठीक है, रहिएगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके भारतीय पास। जनता योगी पार्टी राज जी, तो देख बूथ चुकी नहीं, है। हमारे तो ठीक पन्ने है। तक तैयारी है। आपको कोई हमारी ठीक बूथ है, नहीं, ठीक है, हमारी ठीक है। पन्ने तक तैयारी मोहित होती है। जी, प्रवीण जी, आप दोनों के पास लौटूंगी मैं। योगी राज जी, आपके पास आऊंगी मैं। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो डमी कैंडिडेट उतारा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस रणनीति को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो उतारना चाहिए, ये तो उसकी प्रक्रिया का हिस्सा होना ही चाहिए। पता नहीं कांग्रेस पिछली बार से गलतियां क्यों कर रही थी कि डमी कैंडिडेट नहीं उतारती थी। तो ये उस चुनाव प्रक्रिया का कांग्रेस की तरफ से एक हिस्सा था, इसलिए उन्होंने 3 डमी कैंडिडेट उतार दिए, ताकि आगे पीछे कहीं चुनाव का नामांकन रद्द होने की मामला है तो एक अपने पास एक सेकंड ऑप्शन है। ये उसका एक जवाब। दूसरी बात ये देखिए, मैं जी। बार बार ये कह रहा हूँ कि दतिया का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है, और उपचुनाव के परिणामों पर यदि आप नजर डालें तो उपचुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। मध्य प्रदेश में जितने उपचुनाव हुए, अब दतिया के आपास के क्षेत्र में पिछली बार चले जाओ, रामनिवास रावत के पीछे पूरी सरकार खड़ी थी, और उनको तो मंत्री पद का चुनाव जीतते ही उनके लिए मंत्री पद भी तैयार था, फिर भी हार गए। बुधनी में आप चले जाओ, बुधनी उपचुनाव हुआ, 1 लाख से शिवराज सिंह चौहान जीते थे, लेकिन उनकी जो वोटों की संख्या आधी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि पूरी सरकार लग जाए तो इसका अर्थ ये कि जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जनता का मन और मंतव्य कोई नहीं जान सकता। और ये जब उपचुनाव होते हैं तो उसमें असली परीक्षा सरकार की होती है। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि ऐसा कुछ खास बीजेपी की तरफ से देने के लिए भी नहीं। 2.5 साल में आप दतिया के लिए क्या देंगे? और जहां तक ये बात पता है कि वहां पे नरोत्तम मिश्रा, भले ही मामला शांत हो गया हो, सारे संगठन और सरकार के नेताओं ने मिला के स्थिति फिलहाल शांतिपूर्वक कर दी है, लेकिन अंदर के लोगों की मनमर्जी कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल। जो कार्यकर्ता नाराज हैं, असंतुष्ट है, हालांकि मैं ये मानता हूं कि वहां कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट प्रभावशाली नहीं रहेंगे नरोत्तम मिश्रा, लेकिन फिर भी ये चुनाव के रिजल्ट बीजेपी के विरोध में आए तो कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल। मोहित जी, योगी राज जी ने जैसा कहा उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से हमने देखा था दतिया में, हिंसा की आग झोंकी गई थी दतिया को जिस तरीके से, उसके बाद आपको क्या लगता है तमाम कार्यकर्ता इस वक्त बीजेपी से संतुष्ट हैं, नाराजगी दूर कर दी गई है? और अगर बात करें नरोत्तम मिश्रा की, तो जिस तरीके से वो आज मंच पर सक्रिय नजर आए हैं, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है क्या? देखिए, आपने देखा होगा कार्यकर्ता नरोत्तम जी को लेकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। नरोत्तम जी ने शुरू से कहा कि हमें पार्टी फोरम पर अपनी बात को रखना है, और जब नरोत्तम जी ने आज सार्वजनिक तौर पर मंच पर इस बात की घोषणा कर दी कि मैं गांव-गांव, मकान-मकान, दर-दर जाऊंगा और पार्टी के लिए वोट मांगूंगा और जीत सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है, तो जो नरोत्तम जी के फॉलोअर्स हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बट हर आदमी का एक नेता को लोग फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली जब उनके नेता ने इतनी बड़ी बात करी है मंच से, तो उनको फॉलो करना हर कार्यकर्ता का दायित्व है। और देखिए, जो एक सडन एक स्पार्क, एक आक्रोश होता है, उसकी एक समय सीमा होती है जो सबसाइड हो चुकी, और सब लोग अब पूरी एकजुटता के साथ चुनाव की तैयारी में लग गए, और बाकी जो तकनीकी तौर पर तैयारी होती है उसके लिए संगठन है ही।
आप तो बूथ की बात कर रहे हैं, हम तो बूथ को बूथ नहीं मानते, हम तो बूथ को पन्ने तक लेके जाते हैं। प्रवीण बूथ जी, को आ भी रही हम हूँ सेक्टर 4, 5, 6 खंडों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बूथ में अगर मान लीजिए 5 पेज में मान लीजिए 300-400 वोटर है, तो हमारे लिए बूथ 5 हिस्सों में बट जाता है, और हम एक एक बूथ पर हमारे कई कार्यकर्ता होते हैं और हर पन्ने पर कई कार्यकर्ता होते हैं। तो हमारी बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट और बड़ी माइक्रो लेवल की तैयारी होती है, जिसका हमको हर बार फायदा मिलता है। बिल्कुल। प्रवीण जी, आपके पास आऊंगी मैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी के भीतर पूरी एकजुटता है या फिर अभी भी गुटबाजी कहीं ना कहीं हावी होती हुई आपको नजर आ रही है? कांग्रेस में तो गुटबाजी का तो सवाल ही नहीं उठता। पूरी कांग्रेस दतिया चुनाव पे फोकस है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ नेता दतिया चुनाव में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो गुटबाजी को लेके आपने भी सवाल पूछे थे मोहित जी से, तो मोहित जी गुटबाजी की बात करते करते बूथ पे आ गए। वो ये नहीं बता पाए कि 3 दिन पहले जो दतिया की जनता ने जो लगातार नरेंद्र मोदी जी के मन की बात सुनती थी, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंडाल लगा के बिठाया जाता था, हजारों करोड़ रुपए खर्च पूरे प्रदेश में होते हैं, जब उस दतिया की जनता ने अपने मन की बात कही, वो सुन नहीं पाए ये लोग। मैं उन शब्दों का उपयोग ही नहीं कर सकता आपके चैनल पर। अब शब्दों का उपयोग जनता ने, दतिया की जनता ने, इनके केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक सवाल खड़े करे हैं। तो क्या वो कार्यकर्ता मन से इनके साथ होगा? कतई नहीं होगा, क्योंकि 22 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं को दरी उठाने भर के लिए रखा गया है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि मेरे साथ अभी 2 दिन पहले एक टीवी डिबेट में राघव जी भाई थे, तो मैंने उनसे स्वयं एक सवाल पूछा था कि आपके मन की भी तो बात आप बताइए, तो खामोश रहे थे, उस बात को टाल दी थी। यही सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता से पूछता हूँ। भारतीय जनता पार्टी समय रहते उन कार्यकर्ताओं का उपयोग करती है। ठीक है, उसके जवाब ले बाद उन लेती हूँ। कार्यकर्ताओं को कहाँ ठीक है। गायब कर देती है, मोहित जी, छोटा सा किसी को जवाब। समझ में नहीं आता। ठीक है मोहित जी, छोटा सा जवाब। आपको एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। चलिए अभी राज्यसभा का ही ले लूं, बहुत ताजा उदाहरण है। रजनीश अग्रवाल जी को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। रजनीश अग्रवाल जी इसके पहले पार्षद भी नहीं थे, और ना मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में माने जाते हैं, और ना वो पार्टी में टिकट का, ना उन्होंने कोई एप्लीकेशन टाइप की कोई चीज दी, ना कभी वो दिल्ली गए। और ऐसे राज्यसभा के 10 उदाहरण है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, सुमेर सिंह सोलंकी जी ले लीजिए, कैलाश। दो आदमी कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता दरी उठाता है उसका मैं आपसे कह रहा हूं आपको। ना, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने मेरी इस बात पे मोहर लगा दी आज कि पर्ची से आपके यहाँ तय होता है। संगठन पर्ची से नहीं तय होता, आपके यहाँ नहीं है। वर्षों तक। ठीक है, वर्षों तक रजनीश अग्रवाल जी ने ठीक है योगी राज जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वीकार करा, बहुत बहुत धन्यवाद सर जल्दी योगी राज जी इंतजार प्रवीण जी ने 2 डमी कैंडिडेट तो लिस्ट में उतार दिए। वो 2 डमी कैंडिडेट जो बाहर घूम रहा उनका जिक्र नहीं किया। एक तो भारती जी का बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है योगी राज जी, योगी राज जी क्या लगता है आपको इस दतिया उपचुनाव के नतीजे से प्रदेश की राजनीति का नैरेटिव बदल सकता है क्या आने वाले दिनों में? नहीं, एक सीट से कोई नैरेटिव नहीं बदलता, लेकिन ये बात जरूर है कि यदि कांग्रेस जीत गई तो कोई बात ही नहीं, लेकिन बीजेपी जीत गई तो एक बड़ा मैसेज ये जाएगा कि पूरी सरकार वहां लगी और सीट नहीं बचा पाई। हालांकि इस एक सीट की हार जीत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्क यदि पड़ा तो वो सरकार को पड़ेगा। और ये प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व की भी एक तरह से परीक्षा है। उनके नेतृत्व का ये चुनाव है, वो कैसे इसको डील करते हैं, बीजेपी कैसे इसको आगे ले जाती है। तो ये कांग्रेस की तुलना में बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कह रहा हूं कि एक सीट से ना इससे कोई ये सेट होगा कि 2028 क्या कोई मानक इससे तय हो जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। ये सामान्य सी बात है, लेकिन एक बड़ा मैसेज चला जाएगा यदि बीजेपी इसको लूज करती है तो। और कांग्रेस जीतती है तो कोई बहुत विशेष फर्क उनको पड़, ये तो उनके पास उन्हीं की सीट रही दतिया, तो पिछली बार वो जीते थे। तो बीजेपी के लिए इस बार कई तरह के चैलेंजेस हैं। और पार्टी के लिए चैलेंजेस हैं, मुख्यमंत्री के लिए चैलेंज है, अध्यक्ष के लिए चैलेंज है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चैलेंज है, नरोत्तम मिश्रा के लिए चैलेंज है, और तमाम उस क्षेत्र के बीजेपी के नेताओं के लिए भी ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।